हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और 11 चैप्टर क्लास 8 की बुक का हम पढ़ रहे हैं। SCERT की बुक है और आपके जूनियर एडिड हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में आपको काम आने वाली है। 11 चैप्टर है बल तथा दाब और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। बल क्या होता है आप देखेंगे, जब भी आप किसी भी चीज़ में कोई भी वस्तु है उसको अगर आपको गति देनी है, आगे या पीछे सरकाना है, तो उसमें आप क्या करते हो, बल लगाते हो। उसको या तो धक्का देते हो या फिर खींचते हो। तो वही जो धक्का देना और खींचना है वही बल होता है। अगर हम किताबी भाषा में पढ़ें तो बल में परिमाण होता है और दिशा होती है। परिमाण मतलब जिसको मापा जा सके उसको हम परिमाण कहेंगे, और दिशा यानी कि किसी भी दिशा में हम उसको मोड़ सकते हैं। तो बल में परिमाण भी है, दिशा भी होती है, और बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। जिन भी चीज़ों में परिमाण और दिशा होती है वो सारी चीज़ें सदिश राशि की होती हैं। तो ये है बल। दाब क्या होता है, बल का प्रभाव। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर एक छिछला बर्तन लिया गया है, उसमें लगभग 6 सेंटीमीटर ऊंची बालू की तह बिछाई है। एक ईंट ली है, पहले इसे बालू में ऊर्ध्वाधर करके रखा है, इस तरह से लंबाई में रखा है, और इसके बाद इसे लेटा कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको दिखाई दिया है। ईंट को लेटा कर रखने की अपेक्षा ईंट को खड़ा रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है। ईंट की प्रथम अवस्था में बालू पर ईंट के संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने के कारण ईंट पर बल का प्रभाव अधिक है, जबकि यहाँ आप देखोगे जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है वो अधिक है, जिसकी वजह से बल का प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है, तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। तो किसी तल पर बल लगाने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबित बल पर निर्भर करता है। तो दाब बराबर है अभिलंबित बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से दर्शाते हैं, अभिलंबित बल को F से दर्शाते हैं, और क्षेत्रफल को हमेशा A से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको दाब निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F/A। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल को दाब कहते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का SI मात्रक पास्कल रखा गया है। 1 पास्कल बराबर न्यूटन मीटर। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि दाब का मात्रक क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि और क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि, तथा बल के परिमाण में कमी और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है, जैसा कि हमने अभी ईंट वाले केस में देखा था। तो वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि हो जाएगी, और क्षेत्रफल बढ़ा है तो दाब में कमी होती है। तो यहाँ दैनिक जीवन में दाब का कुछ प्रभाव दिया हुआ है। जैसे सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कटता है, दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। तो ये सब दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव है। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह एक आवरण क्या कहलाया जाता है, वायुमंडल कहलाया जाता है। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं। तो वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का दाब लगता है, जिसे हम वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद वायु दाब का मापन पढ़ेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है।
तो यहाँ पर वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार जो कि न्यूटन में होगा और क्षेत्रफल जो कि वर्ग मीटर में होगा। इसका ये फॉर्मूला है। इसके बाद प्रमाणिक वायु दाब पढ़ेंगे। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 इंटू 10⁻² न्यूटन बटे मीटर 2 होता है। इसे प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर वायु दाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञान करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह यानी कि जो ढक्कन होता है वो पतली होती है, लहरदार और वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है और ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर निर्दव दाब मापी यंत्र दिखाया हुआ है। इससे लगे लीवर में एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग देता रहता है कि कितना दाब लगा हुआ है। निर्दय दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। इसे द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। वहां पर वायु दाब का मान केवल 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। तो ये आप माइंड में रख सकते हैं। समुद्र तल के स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है। अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदलता है। इस कारण किसी स्थान का वायु दाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है। एक निर्दव दाब मापी से प्रातः 8 बजे और सायं 5 बजे एक ही स्थान का दाब लें और आप देखोगे दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। किसी स्थान पर वायु दाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ऐसा स्थानिक वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। यहाँ वायु दाब के उपयोग हैं, जैसे जल पंप में वायु दाब का उपयोग होता है। फुटबॉल पंप में वायु दाब का उपयोग होता है। साइकिल पंप में भी वायु दाब का उपयोग होता है। तो हम इसमें वायु दाब की मदद से इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटे मीटर की पावर 3 होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जल का घनत्व 1000 किलोग्राम बटा मीटर पावर 3 है, तो पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम मीटर होगा। आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। उत्प्लावन बल किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है, ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। तो एक आसान भाषा में यहाँ पर समझेंगे कि किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। अगर आप पानी का कोई बर्तन लेंगे और उसमें आप किसी चीज़ को डुबोते हैं तो आप देखोगे पानी में अंदर जाते ही वह चीज़ हल्की हो जाती है। बड़े से बड़े पत्थर भी पानी में जाके हल्का लगता है। तो यही चीज़ क्या है? उत्प्लावन बल है। क्या आपने कुएं से पानी खींचते समय बाल्टी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर अनुभव किया है? पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें। आपने देखा होगा, ये आपने किया भी होगा। तो इसमें क्या देखते हैं, जब पानी के अंदर होता है तो बहुत हल्का होता है, जब पानी से बाहर निकालते हैं तो वो भारी हो जाता है।
तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन क्या होता है? पानी में वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं? यदि किसी वस्तु को हवा में भार W है, वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु क्या होती है? तैरती रहती है, क्योंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार है। इसीलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है और इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती हैं तथा यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। द्रव का दाब। द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। तो द्रव जो होता है वो बर्तन की जो पेंदी होती है उस पर दाब डालता है। द्रव का दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गणितीय रूप में P बराबर HdG, यानी कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बल, दाब, उत्प्लवन बल से संबंधित सीखी। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने पढ़ा, पास्कल के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, कुछ घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर चैप्टर के एंड में भी उसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल या न्यूटन बटा मीटर। तो सही आंसर है न्यूटन बटा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो क्या होगा? वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो अगर वस्तु का भार कम है तो वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मात्रक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? मात्रक यानी कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।